आप सभी का रेमोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं अविनाश कुमार मिश्रा, जो उन्नाव से हैं, उत्तर प्रदेश से। और इनकी एसएससी सीजीएल 2018 में 593 मार्क्स हैं, जो ऑलमोस्ट इंश्योर करता है कि इनकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है और इन्हें कोई बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। अविनाश की जो एज है वो अभी आज की डेट में इन्होंने बताया कि ये 20 ईयर्स के ही हैं, और इसकी वजह से ये कई पोस्ट पे एलिजिबल भी नहीं है, राइट। सो इतनी यंग एज में एक इतना बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो मैं जानना चाहूँगा इनकी पूरी कहानी कि कैसे इन्होंने तैयारी करी और कैसे एक कठिन एग्ज़ाम को, जिसे लाखों लोग देते हैं, उसको इन्होंने इतनी आसानी से क्रैक कर लिया, और वो भी इतनी कम एज में। अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू सर। अविनाश, मेरा पहला क्वेश्चन ये है Yes, कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम को, जिसे इतना कठिन माना जाता है, यस सर। क्या आपको ये लगा था कि 20 साल की उम्र में मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दूंगा? सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ऑन 1 अप्रैल 2018, तो उसके बाद सर मेरा शुरुआत में सिर्फ ये टारगेट था कि मुझे किसी न किसी तरीके से एक जॉब चाहिए थ्रू एसएससी सीजीएल ड्यू टू माय फाइनेंशियल कंडीशन, और मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करनी थी। तो आई वाज लुकिंग फॉर अ करियर बैकअप। तो शुरुआत में मेरा सिर्फ यही टारगेट था कि टीए की ही सही मुझे कहीं ना कहीं कोई जॉब चाहिए। तो हाँ, कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि मैं कर ले जाऊँगा, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स आ जाएँगे कहीं न कहीं शुरुआत में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। राइट। यस सर। अच्छा, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी जो एज है, जैसे आपने बोला कि आप कई पोस्ट पे एलिजिबल ही नहीं हो, यस तो सर। क्या आपको बुरा लग रहा है कि अब मेरे मार्क्स इतने हैं कि मुझे मिल कुछ भी सकता है, बट मैं सब कुछ चाह ही नहीं सकता हूँ? यस सर, डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि अगर जो मैं हर पोस्ट के लिए एलिजिबल होता तो कहीं न कहीं मैं एएसओ की पोस्ट प्रेफ़र करता, क्योंकि उसमें आपकी पहली बात तो डेस्क जॉब होती है, और आप यूपीएससी के लिए आप अपना टाइम जो है वो कहीं न कहीं मैनेज कर सकते हो। बट ड्यू टू माय एज रिस्ट्रिक्शंस नाउ आई एम एलिजिबल ओनली फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट इन 4600 ग्रेड पे, तो कहीं न कहीं बुरा तो लगता है सर। तो मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा? हाँ सर, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इन दोनों में मुझे कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा। यस सर। सो अविनाश, अब मैं एक सवाल आपसे सबसे पहला ये पूछूंगा कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है यस सर। वो कैसी हुई और कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में ओके बताएं। सर। तो सर, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो तिवारी खेड़ा, जो मेरा गांव है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मेरी जो क्लास कक्षा 1 की जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक विद्यालय तिवारी खेड़ा से ही हुई। उसके बाद सर कक्षा 1 की शिक्षा खत्म करने के बाद मेरी पूरी फैमिली उन्नाव, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम लोग माइग्रेट किए। और फिर उसके बाद कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो एजुकेशन है वो 4 स्कूलों में बदल-बदल के मैंने जो है वो हासिल की। और कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। ये हिंदी मीडियम स्कूल्स थे या इंग्लिश मीडियम? सर सारे हिंदी मीडियम। मेरी पढ़ाई टिल बीएससी फर्स्ट ईयर आई वुड से हिंदी मीडियम ही रही है। अच्छा, तो यानी उसके बाद आपने बीएससी किया? हाँ, इंटर के बाद मैंने फिर बीएससी परस्यू इंटर किया। कब पूरी हुई सर आपकी? मेरी इंटर थी 2014 में। 2014 में यस फिर सर। आपने बीएससी शुरू फिर किया। मैंने बीएससी किया। तो कब ये आपको लगा कि एसएससी वो एग्जाम है जिसकी तैयारी मुझे करनी है? एक्चुअली सर, जब मैंने इंटर किया तो आई हैड स्कोर्ड 92% मार्क्स। ओके। तो मेरे जो और फ्रेंड्स थे उन सबका इंक्लाइनेशन इंजीनियरिंग की तरफ था। लेकिन मैंने शुरुआत से ही कहीं न कहीं मेरा फ्रेमवर्क था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो इसलिए इंटर के बाद फिर मेरे सामने 2 रास्ते आए कि या तो मैं बीए करूँ या फिर मैं बीएससी करूँ। लेकिन इंटर में अच्छे मार्क्स होने के कारण मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुआ, जिसके तहत 60,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप आपको 5 साल जो है एचआरडी मिनिस्ट्री देती है। बीएससी करने में? बीएससी करने पर ही देती है। अच्छा। अगर जो आप बीटेक करते हो या बीए करते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप। सो उस समय घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। तो कहीं न कहीं घर की सिचुएशन को देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, बीएससी कर लेते हैं, और इसलिए सर मैंने फिर 2014 में कानपुर के पीपीएन कॉलेज से बीएससी करने का निर्णय लिया। ओके, तो ये कारण था आपके बीएससी करने का। काफी इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक है। यस सर। तो बीएससी आपकी पूरी कब हुई अविनाश? 2017। 2017। और तैयारी फिर आपने मतलब बीएससी के दौरान ही शुरू करी? नो सर, बीएससी के दौरान नहीं शुरू की। बीएससी जब मेरी फिनिश हुई तो उसके बाद फिर मैं यूपीएससी की तरफ, जैसे मेरा पहले से मोटो था, तो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी। बुक्स परचेज़ कर लाया, मैंने 6-7 महीने पढ़ाई भी की, और मेरा इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं यूपीएससी में था। लेकिन फिर एक तो यूपीएससी का इतना डाइवर्स सिलेबस, उसके बाद फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड गिविंग द फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड फ्रॉम व्हिच आई कम। तो मुझे लगा कि मुझे कहीं न कहीं एक लॉन्ग टर्म में एक करियर बैकअप की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक कहीं न कहीं फैमिली के एक्सपेंस पे यूपीएससी परस्यू नहीं कर सकता। मुझे फैमिली को सपोर्ट भी करना है, और यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है, यू कैन नॉट से कि आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे या चौथे पाँचवें अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। तो इसलिए फिर 2018 में मैंने फाइनली ये सोचा कि मुझे एसएससी करनी है, और एज अ कैरियर बैकअप मुझे एसएससी को जो है चूज़ करना है। फिर आपने सिंसियर तैयारी शुरू सिंस करी? 1 अप्रैल 2018 से मैंने सिंसियरली जो है
काफ़ी इंस्पायरिंग लग रहा है मुझे अविनाश, क्योंकि आपकी एज में लोग ना पूरा टाइम टिकटॉक पे निकालते हैं और आप उस टाइम पे इतना यूपीएससी भी सोच रहे हैं और फिर आप एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। यस सर। अविनाश, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। जैसे आपने फाइनेंशियल इश्यूज की बात करी, तो आपकी फैमिली में बाकी लोग क्या करते हैं? सर एक्चुअली मेरी एक जॉइंट फैमिली है, और जिसमें लेकिन जो बहुत बड़ी है, उसमें चाचा और बाबा दादी सब लोग हैं, लेकिन जो एक अपनी क्लोज फैमिली बोलते हैं उसमें मेरे फादर, मदर और एक बड़े भैया हैं। मेरे फादर हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन उनकी कुछ जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं, ड्यू टू विच ही इज़ नॉट गेटिंग हिज फुल सैलरी। ओके। एट दैट टाइम ही इज़ वर्किंग एट डेली वेजेस। सो इसलिए जो है घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अच्छी खासी सैलरी होगी या अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा। कहीं ना कहीं वो नहीं है। तो भैया मेरे इस समय जॉब कर रहे हैं लखनऊ में, और मम्मी है वो हाउस वाइफ है। भैया कौन सी जॉब कर रहे हैं? सर भैया इस समय उनकी एक्चुअली वो भैया ने बीटेक किया था, तो शुरुआत में उन्होंने टीसीएस के थ्रू जॉब किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अब उनका अपने दोस्तों के साथ उनका एक स्टार्टअप है। वेरी गुड, राइट। सो अविनाश, अब मैं आता हूँ कि 2018 में जब आपने तैयारी शुरू करी, राइट, तो आपने बोला कि आपका एम बहुत बड़ा नहीं था, आप टीए के बारे में सोच रहे थे, राइट। तो तैयारी आपने कैसे शुरू करी? मतलब इतना कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ऊपर से 2017 का जो डिजास्टर था, उसके बाद तो पूरे बाजार में टफनेस का ही एक बोलबाला हो गया था कि पेपर बहुत टफ आ रहा था या आ रहा है। सो उस मोमेंट पे आपने क्या बेसिक रिसोर्सेज यूज़ किया और कैसे, मतलब मैं वो पूरा फेज जानना चाहता हूँ। यस सर। क्योंकि जब अप्रैल में आपने डिसाइड किया तब एग्जाम शायद 3 या 4 महीने दूर था। हाउ डिड इट स्टार्टेड, थोड़ा बताएं सर। ओके सर, तो 1 अप्रैल 2018 से हम लोगों ने मैंने प्रॉपरली जो है अपनी तैयारी शुरू की। उस समय जो इनिशियल डेट्स आई थी एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 की, वो 25 जुलाई को थी। तो मेरे पास 3.5 मंथ का टाइम था। तो मैंने शुरुआत में अपनी वही बेसिक बुक किरण, और उसके अलावा फिर नीतू मैम प्लिंथ पैरामाउंट फॉर इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से शुरू किया, और मैंने टीयर 1 का टारगेट बनाया कि मुझे किसी ना किसी तरीके से 160 प्लस स्कोर करना है इन टायर 1, सो डैट कि अगर जो मैं टीयर 2 में अच्छा स्कोर कर ले जाऊंगा तो आई विल बी इन रेस। तो इस रेशियो से 160 का एक टारगेट लेकर के मैंने अप्रैल से तैयारी शुरू की। लेकिन 2017 का कोल्ड केस था, तो वो डेट एक्सटेंड होती चली गई। पहले जो जुलाई में था शेड्यूल्ड, वो फिर अक्टूबर में हुआ, फिर वो जनवरी में हुआ, और अल्टीमेटली शायद 24 जनवरी को कैलेंडर से सीख आया, जिसमें से वो 11 जून को जो है वो शेड्यूल था। तो फिर कहीं ना कहीं शुरुआत में मेरा टारगेट 160 ही था, लेकिन जब समय मिलता गया तो तैयारी, जैसे कि शुरुआत में मैंने मैथ्स किया, तो 3-4-5 महीने मुझे लगा कि मैथ्स की मेरी तैयारी फुल प्रूफ हो गई है। फिर मैंने जीएस के डिफरेंट सेक्शंस उठाए, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, क्योंकि मेरे पास टाइम था, टाइम लगातार एक्सटेंड हो रहा था, तो फिर मैंने उन सेक्शंस को कंप्लीट किया। और इसी बीच मेरा फिर टारगेट भी बढ़ा कि अब मुझे लगा कि अब मैं कहीं ना कहीं 160 से 170 भी स्कोर कर सकता हूँ। जब मैं दिसंबर 2018 तक जब मैं तैयारी करते करते आया, तो मुझे लगा कि नाउ आई कैन स्कोर इवन 170 मार्क्स। मतलब एग्जाम डिले होने से आपको थोड़ा टाइम मिलता गया, आपके टारगेट से बड़े होते गए। ये एक कहीं ना कहीं मेरे साथ अच्छी बात थी कि उस दौरान जब ये डिले हो रहा था, तो मेरे कई सारे फ्रेंड ने प्रिपरेशन क्विट कर दी, या फिर वो और एग्जाम की तरफ मूव हो गए, चाहे बैंकिंग हो या फिर वीडियो के एग्जाम हो। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहा, भले ही मैंने स्टडी आवर जो है अपने कम कर दिए। पहले मैं शुरुआत में जब 3 महीने का टाइम पीरियड था, तो मेरे कहीं 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ता था। बाद में फिर मैंने 4 घंटे 5 घंटे उसको कर दिया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रखी। आपने छोड़ा नहीं? यस सर। तो उससे ये हुआ कि एक फ्लो बनता चला गया, और उसके अलावा चीज़ों पे जो ग्रिप थी वो लगातार बढ़ती गई। प्रैक्टिस का टाइम भी मिल गया। प्रैक्टिस का टाइम काफ़ी मिल गया। अविनाश, हम 1 बाय 1 बात करेंगे। आपकी तैयारी का एक फेज है स्टार्टिंग से प्रीलिम्स एग्जाम तक, प्रीलिम्स के बाद मेंस तक, एक एक करके बात करूंगा मैं अभी। प्रीलिम्स के लिए जब आपने तैयारी शुरू करी, तो क्या दिमाग में था कि मुझे इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी है, या आपके दिमाग में था कि पहले प्री के बारे में सोचेंगे, बाद में मेंस की तैयारी करेंगे? यस सर। सो ये सर मेरी एक कहीं ना कहीं कमी थी, क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मुझे इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए था फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2, क्योंकि और गिवन कि हम लोग पास इतना समय एक्सटेंड कर गया था, लेकिन फिर भी मैं जो है एक्सक्लूसिवली टीयर 1 की तैयारी ही करता रहा, टीयर 1 के मौके देता रहा टिल जून। ओके, मतलब जब तक आपका टीयर 1 नहीं हुआ तब तक आप टीयर 1 ही कर रहे थे? टीयर 1 ही कर रहा था। तो मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर जो आपके पास टीयर 1 की तैयारी हो गई है, आपको लगता है कि नाउ यू कैन स्कोर बेटर इन टीयर 1, और आपके पास टीयर 1 की एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो आप टीयर 2 की भी तैयारी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं, उसके एक आधे मॉक दे सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली टीयर 2 इज द गेम चेंजिंग। तो सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा मैं अविनाश आपसे। सबसे पहले यस सर, आप मुझे ये बताओ कि आपने जीएस की तैयारी कैसे करी, जनरल स्टडीज के सेक्शन को आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि
आपने बताया कि थोड़ा यूपीएससी का भी तैयारी आपने किया था, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस सर। बट हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जीएस? यस सर। सो सर जीएस सेक्शन इज कंसीडर्ड मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन। तो जब मैंने शुरुआत में तैयारी की तो मेरा टारगेट था कि मुझे 30 मार्क्स कहीं ना कहीं जीएस में स्कोर करना है, क्योंकि जब तक आप जीएस में 30 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तब तक आप 160 या 170 से ऊपर जो है या उस नंबर को आप नहीं टच कर सकते हैं, सिर्फ मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के बूते। तो शुरुआत से मुझे मेरा टारगेट था कि मुझे 30 मार्क्स एटलीस्ट 30 या 35 मार्क्स मुझे जीएस में स्कोर करने हैं। तो सर जब मैंने अप्रैल में तैयारी शुरू की तो मेरे पास सिर्फ 3 महीने का समय था। तो उस समय गिवन द टाइम पीरियड मैंने सिर्फ लूसेंट पे फोकस किया। लूसेंट से हिस्ट्री, लूसेंट से पॉलिटी और लूसेंट से जियोग्राफी। लूसेंट से ही मतलब मैंने अपनी शुरुआत में बुक उसको सोर्स बनाया। उसके बाद जब सर टाइम पीरियड एक्सटेंड होता चला गया तो फिर मैंने जियोग्राफी, जैसा कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो फिर मैंने जियोग्राफी के लिए क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ी। उसके बाद फिर उसके टाइम और मिलता चला गया तो फिर जियोग्राफी कुछ नोट्स बनाए। लेकिन सर पॉलिटी के लिए, मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए आई थिंक लूसेंट इज परफेक्ट। आपको लूसेंट के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक एसएससी की बात है, एसएससी में लूसेंट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पॉलिटी एंड फॉर हिस्ट्री। इकोनॉमी आपने कैसे पढ़ी? इकोनॉमिक्स सर इज मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन फॉर मी, क्योंकि मुझे सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इकोनॉमिक्स में कहाँ से करूँ। क्योंकि जो एसएससी का जो एक पूछने का ट्रेंड है वो ये है कि इकोनॉमिक्स में वो कहीं ना कहीं जो अप्लाइड सेक्शन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कॉस्ट, रेवेन्यू, इन सब पे ज़्यादा फोकस, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन उनके आते हैं। और जो लूसेंट बुक है जिसको बहुत से बच्चे उसको प्रेफर करते हैं, तो उसमें इन सब में उतना ज़्यादा, उसमें फैक्चुअल चीज़ें जो हैं, एक्चुअली इसमें फैक्चुअल डेटा जो है, यू कैन से द फैक्चुअल डिक्शनरी, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं उतना एक्सप्लेन जो है नहीं किया गया था, और मेरा इकोनॉमी से कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। तो फिर सर उसके बाद मैंने प्रतियोगिता मंत्रा चैनल है और उनकी अनअकैडमी पे एक इकोनॉमिक की सीरीज़ थी जिसमें 64 वीडियोस थे। और अच्छी बात ये थी कि एक तो हर वीडियो की जो एक टाइम लिमिट थी वो 12 से 15 मिनट थी, और दूसरा उसके बाद वो रेडीमेड फॉर्म में उसके बाद जो भी वीडियो में उन्होंने पढ़ाया उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराते थे। तो कहीं ना कहीं उससे दो फायदे होते थे कि चूंकि टाइम ड्यूरेशन कम थी तो आप उसको किसी भी टाइम कवर कर सकते थे। आप खाना खा रहे हैं उसके वीडियो दे सकते हैं, आप लेटने जा रहे हैं तो 10 मिनट का वीडियो आप तब देख सकते हैं, और आपको नोट्स नहीं बनाने चूंकि रेडीमेड फॉर्म में नोट्स हैं। तो मैंने उन 64 वीडियोज़ पे ट्रस्ट किया और उनको कई बार मैं रिपीटेडली देखा, एंड दे हेल्प्ड मी अ लॉट इन इकोनॉमिक्स। राइट। यस। और इसके बाद देखिए आपने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरे किए या फिर नहीं? आई परचेस्ड किरण प्रीवियस ईयर बुक्स, लेकिन मैं उसे सर पूरा कर नहीं पाया क्योंकि उसमें मेरी सर कुछ गलतियां भी थी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये सोचा कि मुझे उस बुक को पूरा फिनिश करना है। अब उस बुक में 10,800 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ईयर वाइज स्लॉट बनाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग 2020, तो आपको सिर्फ पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि 2009-2008 के क्वेश्चन। उसमें सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो जाते हैं। रिपीट ही हो जाते हैं। तो आप 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2015 से फोकस कीजिए, 2015 से जितने क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब अविनाश एक चीज और मैं पूछूंगा कि जैसे लूसेंट है, लूसेंट में अगर कोई फैक्ट आपको रटना है तो लूसेंट की बुक ना केवल फैक्ट ही फैक्ट है, जैसा आपने बताया कि फैक्ट की डिक्शनरी है वो, तो कैसे आप रटते थे उसको? सर अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तो आपको डेट्स याद ही करनी है, आपको कहीं से मतलब उसमें आप इतना कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। आल्दो अगर जो आप इंटरेस्ट अपना जगाना चाहते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शिवाजी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उनमें कुछ वीडियो देख सकते हैं या विकीपीडिया पढ़ सकते हैं, सो दैट यू कैन कोरिलेट। और उसके बाद पॉलिटी है, उसको आपको याद करना ही करना है। हाँ, जियोग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जो समथिंग विच इज साइंटिफिक, और अगर जो आप उसको डायरेक्टली, आपका जियोग्राफी का बैकग्राउंड नहीं है, आप डायरेक्टली लूसेंट से पढ़ेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। साइक्लॉन्स हैं, अर्थक्विक है, वो कैसे होता है, उसके पीछे की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, या जो ये कहीं ना कहीं जो ये क्रूशियल पॉइंट होते हैं, तो इनके लिए आप मैंने ऑनलाइन काफ़ी मदद ली। ऑनलाइन मदद में ऐसे यूट्यूब है, यूट्यूब में कई सारे वीडियोस, ऐसे फॉर एग्जांपल आपको साइक्लॉन की कोई प्रॉब्लम है तो आप साइक्लॉन सर्च कर लो, कोई ना कोई वीडियो 5 मिनट 7 मिनट का, तो वो उसकी पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने उसकी बहुत हेल्प ली सर। और अविनाश करंट का सेक्शन आपने कैसे तैयार किया? करंट सेक्शन का सर ऐसा था कि शुरुआत में मैंने करंट सेक्शन में बिल्कुल फोकस नहीं किया, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं और वो भी किस 6 महीने के आए, 8 महीने के आए, कौन से इवेंट के आए, इट वॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो मैंने शुरुआत में उसे फोकस नहीं किया, लेकिन जब टाइम स्लॉट बढ़ता गया और फिर मार्च 2019 में सीपीओ का पेपर था, तो उस पेपर में मैंने करंट अफेयर का वेटेज देखा। देयर वर अराउंड आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, क्योंकि सीपीओ में जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 to 12 क्वेश्चन जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि हाँ, टीसीएस से करंट अफेयर का फोकस, जो उसका वेटेज है कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। तो फिर सर मैंने मार्च ऑनवर्ड से करंट अफेयर की तैयारी शुरू की। करंट अफेयर के लिए सर मैं मोस्टली यूट्यूब पे रिलाई किया मैंने, और एक जीके टुडे करके चैनल आता है,
उसके डेली करंट अफेयर्स जो है मैंने उन पे फोकस किया। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कहीं ना कहीं रिपीटेड पैटर्न में करंट अफेयर कवर करते हैं। इट मीन्स इसको मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल दुबई से रिलेटेड कोई न्यूज आज है, या दुबई के मान लिया प्रिंस चेंज हुए, तो फिर वो दुबई से रिलेटेड पिछले 4-5 दिनों में जितनी भी न्यूज़ें हैं वो उसी एक न्यूज़ के साथ रिलेट कर देंगे और उसको वो 2-3 दिन लगातार बताएंगे। तो एफर्टलेसली कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर जो है तैयार हो जाएंगे। कितने महीने का लेकिन करंट अफेयर्स आपने किया? मेरा पेपर हम लोगों का जून में था, तो हम लोगों का मेन फोकस था कि 2019 के जो शुरुआती 6 महीने हैं उसके करंट अफेयर जो है हम लोगों ने प्रिपेयर किए। और 2018 के जो मेजर इवेंट्स थे, मेजर इवेंट्स का मतलब उस साल इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें चूंकि इंडिया में हुआ था तो वी थॉट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। शायद एशियन गेम भी हुए थे इंडोनेशिया में, तो हम लोगों ने जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हैं 2018 के उनको फोकस किया था। और लास्ट 6 मंथ तो करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आप कर ले गए थे एग्जाम में? यस, आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन आए थे, इसमें मैं 4 या 5 क्वेश्चन मैं कर आराम से हो गया। यानी अगर कोई 6 मंथ का करंट अफेयर्स कर ले, यस सर, पिछले साल के मेजर इवेंट्स कर ले तो काम बन जाएगा आराम से। यस सर। कमिंग नेक्स्ट, अभी मैं दूसरे सेक्शन में मूव करूंगा, वो है रीजनिंग का सेक्शन। यस सर। अक्सर लोग आके बोलते हैं कि हमने रीजनिंग के लिए कुछ नहीं पढ़ा, मॉक दिया, तैयार हो गया। आपने क्या किया? सर रीजनिंग सेक्शन में मैंने स्पेशली फोकस किया क्योंकि उसका रीजन ये है कि एसएससी सीजीएल की रीजनिंग जो है उसका लेवल बहुत टफ नहीं है, ये सब लोग मानते हैं। तो रीजनिंग में अगर जो आप 50 मार्क्स स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं आप बच्चों से अलग नहीं हो रहे हो, बच्चों के बराबर हो रहे हो। लेकिन आप 45 से कम स्कोर करते हो तो आप बहुत से बच्चों से पीछे हो जाते हो। तो आप 45 से कम मार्क्स कहीं ना रीजनिंग में जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर जो आपको अच्छा रैंक या फिर अच्छी जॉब चाहिए। तो इसके लिए सर मैंने मॉक पे रिलाई किया, लेकिन मैं उसमें अपने जो वीक पोर्शन थे, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि मेरे 2-3 मॉक से क्लॉक के क्वेश्चन मेरे कॉन्टिन्यूसली गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा क्लॉक जो है पोर्शन वो वीक है। तो फिर मैंने उस चैप्टर को सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला पे राहुल मिश्रा सर हैं, उन्होंने रीजनिंग के एक्सक्लूसिवली आई थिंक मोर देन 50 वीडियोस कवर किए हुए हैं और एसएससी का पूरा सिलेबस कवर किया है। तो मैंने उनके पूरे वीडियोस नहीं देखे, जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, जो मुझे मॉक से लग रहा था कि कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल सिलॉगिज्म, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्यूब, कैलेंडर, और सर यही 5-6 टॉपिक जो है मैंने इनको रिपीटेडली उनसे किए, ताकि जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी मैं उन पे काम कर सकूं और उन पे क्वेश्चन आए तो मैं उन्हें कहीं गलत ना कर सकूं। तो कहीं ना कहीं मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो देखिए कि आपके जो 10-12 टॉपिक एसएससी के सिलेबस में मेंशन है उसमें कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन रिपीटेडली गलत हो रहे हैं, और उनके वीडियोस जो हैं आप यूट्यूब से सेलेक्टिवली आपने कोई किताब नहीं करी, रीजनिंग कोई बुक नहीं करी सर। कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, और वो सेक्शन है आपका इंग्लिश, राइट? बीइंग फ्रॉम यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी बिल्कुल एक पहाड़ी लगती है, राइट? सो क्या आपने जब तैयारी शुरू करी तो क्या अंग्रेजी का नाम सुन के डर लगा था, और कैसे आपने मतलब इसको टैकल किया एक एक करके, है ना? प्रीलिम्स में भी इंग्लिश, मेंस में इंग्लिश, तो इंग्लिश प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि इसमें 250 मार्क्स की 600 नंबर में इंग्लिश आनी है, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए सर मैं कहीं ना कहीं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक वीडियो था उसमें आपने एक बात कही थी कि हम लोगों को ईश्वर ने एक लैंग्वेज सीखने का मौका दिया है अपार्ट फ्रॉम आवर मदर लैंग्वेज, तो क्यों ना हम लोग उसको एज अ लैंग्वेज सीखें सिलेबस से हट करके। मैंने कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया। जब मैं इंग्लिश पढ़ता था या अभी भी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे एसएससी को एक एग्जाम क्रैक करना है, ऑल्दो दैट इज द मोटिव, मुझे वो क्रैक करना है, लेकिन फिर भी जब आप कहीं ना कहीं एग्जाम सेंट्रिक हो जाते हैं तो यू बिकम सेलेक्टिव इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मीनिंग है, कोई नया मीनिंग है, यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, लेकिन फिर आप ये सोचते हैं कि क्या ये एसएससी किसी एग्जाम में आई है, क्या एसएससी के लेवल की, ऐसा तो नहीं है कि बैंकिंग की, मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगता है। उससे अच्छा अगर जो आप ये टारगेट रख के चलें कि मुझे एक लैंग्वेज सीखनी है, मुझे उस पर कमांड करना है, और वैसे भी इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो आप उसको सीखेंगे तो मल्टी डायमेंशन में आपको बेनिफिट करेगा। तो उस तरीके से आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपकी ना सिर्फ इंग्लिश पे पकड़ मजबूत होगी, बल्कि कहीं ना कहीं एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एक इंस्टिंक्ट डेवलप होगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन टियर 2 कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। तो मैंने सर वही शुरुआत से ही मेरा ये अप्रोच था कि मुझे एक एग्जाम तो अनडाउटेडली क्लियर करना ही है, लेकिन इंग्लिश को सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं रखना है, उससे कहीं अधिक मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश में जो है अपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनानी है। तो इस आधार से सर मैंने उसकी तैयारी शुरू की। तो बुक्स आपने कौन कौन सी यूज़ करी? एक एक करके पूछूंगा मैं आपसे। वोकैबुलरी के लिए आपने क्या किया? सर वोकैब सेक्शन के लिए सबसे पहले तो मैंने अपनी एक इंडिविजुअल डायरी बनाई, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के कारण ऐसी कई छोटी छोटी मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, मैं कानपुर में पढ़ता था तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था, तो उसमें डस्टबिन के ऊपर लिखा था लिटर, LITTER। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे उसका मतलब नहीं पता था, तो मैंने एक ऐसी मीनिंग्स के लिए जो बहुत कॉमन है आसपास लेकिन मुझे नहीं पता थी, तो मैंने एक डायरी बनाई और उसमें मैं ये सारे वर्ड जो हम कॉमन देखते हैं, DD न्यूज़ के नीचे हेडलाइन चला करती है इंग्लिश में, उसमें कोई ऐसा वर्ड आ गया, या कहीं आपने
किसी पैम्पलेट में पढ़ लिया, कहीं पोस्टर में पढ़ लिया, कोई भी ऐसा मीनिंग उसको अपने इनबॉक्स में टाइप कर लिया और उसके बाद जाकर के उसी डायरी में मैंने नोट किया। तो वो मेरी डायरी आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर मी। उसमें आज तक मोर देन 1100 मीनिंग्स मैं लिख चुका हूँ और मुझे प्रॉपरली मैंने उनको रिवाइज किया है, याद किया है। तो सबसे पहले मेरा मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स वो था। तो ये वर्ड जो याद करते थे आप, यस सर, अविनाश, यस सर, इनकी मीनिंग्स आप देखते थे डिक्शनरी में, Yes. ऑनलाइन डिक्शनरी में? यस सर, मरियम-वेबस्टर आई विल फिर रिकमेंड। उनको आप सेंटेंस के फॉर्म में रटते थे या क्या करते थे? नो कैसे सर, याद सेंटेंस करते फॉर्म में नहीं, उनकी डिफिनीशन, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जाकर के मैवेरिक, एग्जांपल के तौर पे ले तो मैवेरिक समथिंग हु इज़ नॉन कन्फर्मिस्ट, जो कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट हो। तो आप अगर जो एक हिंदी में एक वर्ड नॉन कन्फर्मिस्ट वैसे याद करेंगे तो बहुत दिन तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। अगर जो आप उसको यूज करके निमोनिक्स के फॉर्म में या फिर एक पूरी डिफिनीशन के तौर पे कि समथिंग हु इज़ नॉन कन्फर्मिस्ट, या फिर जो ऐसा एक व्यक्ति को रिलेट कर सकते हैं जो समाज के हर जो परंपराएं हैं उनको कदम कदम पे चैलेंज करे, ही इज़ मैवेरिक। तो ऐसे एक डिफिनीशन के फॉर्म में जब आप कहीं ना कहीं मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी जो रिटेंशन पावर है, आप अधिक दिनों तक मीनिंग को रिटेन करके रख सकते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया कि और मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी में एक अच्छी बात है कि उसमें मीनिंग एज अ डिफिनीशन के फॉर्म में दी हुई हैं। वन वर्ड तो नहीं दिया हुआ है, डिफिनीशन के फॉर्म में दी है और नीचे अच्छे खासे उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से उसमें जो है पूरी सेंटेंस नहीं लिखे, सिर्फ उसका पूरा मतलब, जिसको मैं अच्छे से समझ सकूं। ये ना हो कि 4 दिन बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उसको उस तरीके से पूरे फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, आपको जो वर्ड नहीं आते वो आप देख रहे हो, उनको नोट कर रहे हो। यस सर। इसके अलावा जैसे बहुत सारी वोकैबुलरी की बुक्स आते हैं जिसमें स्टैटिक वर्ड्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या ऐसा भी कोई सोर्स आपने यूज किया? डेफिनेटली सर, इसके लिए सर एसपी बख्शी एक बुक आती है, उसका वोकैब सेक्शन बहुत इनरिच है। मतलब उसमें पैरानिम और होमोनिम से स्टार्ट होता है और एडवांस वर्ड तक जाता है। अराउंड आई थिंक 200 पेजेस की वो पूरी वोकैब सेक्शन है उसका, एंड दैट इज मच मोर एडवांस्ड, और वो इतना रिलायबल है कि उसको आप अगर जो एक बार फिनिश कर लेते हैं, बट चैलेंज इज दैट कि उसका प्रॉपर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इतने सारे सेक्शंस हैं, इतना बड़ी वोकैब का एक कलेक्शन है कि आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो पीछे भूल जाएंगे, पीछे पढ़ेंगे तो फिर आगे भूल जाएंगे। मतलब मेरी मेन स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने अपनी वोकैब को उस एसपी बख्शी की बुक को आई थिंक 10 to 12 बार मैंने टियर 2 तक उसको रिवाइज किया था। रिवीजन इज द की। वोकैब में अगर जो आप डेली आधे घंटे का टाइम स्लॉट नहीं बनाते हैं कि जैसे कि मुझे इंग्लिश आज 3 घंटे पढ़नी है, तो 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, तो 3 घंटे इंग्लिश के फिर आप फर्दर बाइफर्केशन कीजिए कि मुझे 3 घंटे इंग्लिश में आधे घंटे ग्रामर रूल पढ़ना है, आधे घंटे उन रूल पे प्रैक्टिस करना है, आधे घंटे वोकैब पढ़नी है। अब वोकैब में भी मुझे ऐसा करना है कि मेरी डायरी भी है, मुझे डायरी भी रिवाइज करनी है, तो 15 मिनट में डायरी रिवाइज करूंगा और 15 मिनट या 25 मिनट जो है मैं एसपी बख्शी से पढ़ूंगा। सो ये डेली होना चाहिए। अगर जो आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। तो सर मैंने एसपी बख्शी की बुक को फॉलो किया। इसके अलावा मैंने वर्ल्ड पावर मेडिजी नॉर्मल यूज़ की आती है, लेकिन मैंने शुरुआत से पढ़ना पूरी शुरू किया, लेकिन मेरी गलती थी, मैं उसे फिनिश नहीं कर पाया। अगर जो किसी के पास टाइम है तो आई वुड रिकमेंड कि उसे पूरी बुक फिनिश करनी चाहिए। लेकिन उसके लास्ट में सर एक डिक्शनरी पोर्शन है। अच्छा। पूरी बुक तो बहुत मोटी है, उसके लास्ट में एक डिक्शनरी पोर्शन है जिसमें A to Z इंपॉर्टेंट मीनिंग लिखी हुई है। मैंने उनको किया और उनको मैंने रिपीटेडली कई बार किया। आई थिंक 10 to 12 टाइम मैंने उसको भी रिवाइज किया। तो मतलब आपको रिटेंशन इशू नहीं हुआ क्योंकि आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग था। यस सर, वेरी गुड। इसके अलावा भी आपने कुछ डायनामिक वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ के या नॉवेल्स पढ़ के भी बिल्ड किया? यस सर, तो न्यूज़पेपर का सर मैंने इंडियन एक्सप्रेस शुरू किया था अप्रैल से, और उसके बाद फिर मैंने बुक्स रीडिंग भी स्टार्ट की, क्योंकि बुक रीडिंग से एक्चुअली न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं हर बच्चा अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होती है, वो मेरे साथ भी होती थी। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पहला पन्ना खोला, कहीं पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, नीचे इकोनॉमी की न्यूज़ है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि उसको समझ सकें। तो शुरुआत में तो यही होता था कि न्यूज़पेपर खोलो और सीधा स्पोर्ट्स पन्ने पे आओ, धोनी ने क्या कहा है वो पढ़ लो। तो उससे वैसे इंटरेस्ट नहीं हो पाता है, और दूसरी बात है जाकर के कि आप पूरा न्यूज़पेपर खत्म भी नहीं करते हो, वो कहीं ना कहीं एक बोरियत बन जाता है। उसका मैंने सब्स्टिट्यूट ये ढूंढा कि मैंने नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट किए जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा पहला जो नॉवेल था वो था हाफ गर्लफ्रेंड, जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, और जब सर मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। मैंने उस पूरे लैपटॉप पे उस नॉवेल को शायद 3 या 4 दिन में पूरा फिनिश कर दिया था। रात को बैठ के 1 बजे तक मैं नॉवेल पढ़ता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप जब बुक रीडिंग करते हो तो आप उस बुक की कहानी से अपने आप को रिलेट कर पाते हो, फिर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, तो आप कंपेल होते हो उस बुक को खत्म करने में। फिर आपको ये नहीं लगता है कि नहीं मुझे बुक पढ़नी है, क्यों, क्योंकि मुझे पेपर को निकालना है, नहीं, इन मज़ा आ रहा है इसलिए बुक पढ़नी है। तो जब कहीं ना कहीं आप इस तरीके से बुक रीडिंग करते हो, और आप कुछ भी पढ़ो जो आपको अच्छा लगे, आप फिक्शन पढ़ते हो, आप रोमांस पढ़ते हो, आप मिस्ट्री पढ़ते हो, आप ड्रामा पढ़ते हो, आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हो, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, बुक रीडिंग इज अ मैंडेटरी थिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि सबको करनी चाहिए। तो वहाँ से आप वोकैबुलरी देखते थे? डेफिनेटली सर, वोकैबुलरी मैं देखता था, बहुत छोटी छोटी शुरुआत में मीनिंग देखता था जो मुझे नहीं आती थी।
बाद में फिर वोकैब इनरिच होनी शुरू की, तो शुरुआत फिर मतलब ठीक ठाक मीनिंग वोकैब आने लगी। लेकिन हाँ, वोकैब मैं हर जगह से देखता था और उसी अपनी डायरी में नोट डाउन करता था। मेरी एक ही वोकैब की डायरी थी, मैं कहीं से भी वोकैब देखूँ, बुक से, न्यूज़पेपर से, यहाँ से वहाँ से, मैं वहीं नोट आप नोट डाउन एंटर कर लोगे, Yes, राइट? sir. Yes, sir. इसके बाद आता है चैलेंजिंग सेक्शन ग्रामर का, हाँ। राइट? ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, Yes, sir. तो उनको याद रखना प्लस उनकी प्रैक्टिस कैसे करी आपने? यस सर, सो फर्स्ट कम टू रूल, क्योंकि रूल्स के बिना तो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो सर सबसे बेसिक और स्टैंडर्ड बुक है जो मुझे लगता है कि सब बच्चे फॉलो भी करते हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम, क्योंकि वो बुक एसएससी के पर्सपेक्टिव से ही लिखी गई है। उसके जो रूल्स हैं वो वही हैं जो एसएससी में कहीं ना कहीं मोस्टली रिपीट होते हैं, उसी के आधार पे उन्होंने मैम ने वो बुक लिखी है और काफ़ी हेल्पफुल है अंडरस्टैंडिंग में। जब मैंने सर शुरुआत में प्रिपरेशन की थी तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था एसपी बख्शी की बुक, तो मैं वो परचेज़ करके लाया। तो चूँकि मैं हिंदी मीडियम का था तो मैंने उसमें पहला चैप्टर शायद वर्ब या टेंस है, मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे कुछ समझ में ही ना है क्योंकि उसमें थ्रू आउट इंग्लिश में लिखा है और एक स्टैंडर्ड उसमें लिखा है। तो आपको कहीं न कहीं ग्रामर कंप्रीहेंड करने में अगर जब आप एसपी बख्शी जैसी कोई स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं, तो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। उससे अच्छा ये है कि आप नीतू मैम को सिखाइए। नीतू मैम से करेंगे तो वो आपको कोरिलेट कर पाएँगे, उसको आप समझ पाएँगे और एक बार आपकी वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएँगी, तो उसके बाद फिर सर मैंने ग्रामर पोर्शन एसपी बख्शी से भी कवर किया, उसका प्रैक्टिस सेशन भी किए। तो शुरुआत मैंने सर नीतू मैम से ही की। ओके। यस सर। और उसके बाद ग्रामर के लिए कोई और बुक यूज़ करी आपने? नो सर, ओनली 2 बुक्स, नीतू मैम एंड एसपी बख्शी। अच्छा, और इंग्लिश में जैसे ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए सारे? यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर सबसे पहले तो प्रैक्टिस के लिए मैंने नीतू मैम के पीछे की जो एक्सरसाइज है वो की। फर्स्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नाउन चैप्टर उठाया, तो मैंने नाउन चैप्टर के मैं पहले रूल पढ़ूंगा मैं नीतू मैम से, और उसके बाद कुछ रूल, क्योंकि मोस्टली रूल तो कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे रूल होते हैं जो कि दोनों बुक्स में डिफरेंट हैं। तो जो नए नियम है जो नीतू मैम में नहीं दिए हैं, उन रूल्स को मैं एसपी बख्शी से फिर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा। उसके बाद फिर मैं नीतू मैम से अपनी पूरी उसकी प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद फिर मैं एसपी बख्शी से पूरी प्रैक्टिस करूंगा। तो सर शुरुआत में मैंने इस तरीके से दोनों बुक से प्रैक्टिस की, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले ये सेंटेंस नहीं आया तो फिर उसको मैं स्टार मार्क कर देता था। फिर मैं दोबारा आऊँगा तो देखूंगा कि क्या मुझे अब स्ट्राइक कर रहा है, इसमें क्या एरर थी, ग्रामेटिकल एरर थी। तो इस तरीके से मैंने उसको 2-3 बार उसके मैंने प्रैक्टिस की है। जब मुझे लगा कि मुझे रूल बेसिक ठीक ठाक आ गए हैं तो फिर एक मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक आती है, फिर मैंने उसको परचेज़ किया और उसको मैंने सॉल्व किया। उसको मैंने आई थिंक 2 बार तो मैंने उसको सॉल्व किया राइट, कंप्लीटली। इसके अलावा जो सेक्शंस है बिना, जैसे आपका पैराजम्बल्स है, हाँ, कॉम्प्रिहेंशंस यस हैं, सर। वो और जैसे आपका क्लोज टेस्ट होता है, तो इनको आपने कैसे तैयार यस किया? सर। सो सर उससे पहले एक प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है एमपी पब्लिकेशन की, मैं उसमें भी आना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि मैंने उसको गलत तरीके से किया। मैंने किया लेकिन उसको गलत तरीके से किया, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें कई सारे सेट्स दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप जब किसी एक सेट को सॉल्व करते हो और उसके आप नोट्स नहीं बना रहे हो जो उन क्वेश्चंस के जो आपके गलत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रिवीजन में डिफिकल्टी होती है। मेरे साथ यही हुआ कि मैंने शुरुआत में नोट्स बनाए, फिर मैंने लैक्सिटी की, आलस्य की वजह से, इसका कोई कारण नहीं था, मैं आलस की वजह से मैं उसको नोट मेकिंग में उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाया। उससे मुझे नुकसान ये हुआ कि मैंने एक बार तो प्रीवियस ईयर एमपी पब्लिकेशन पूरी कर ली, लेकिन मैं उसको प्रॉपर रिवाइज पेपर के टाइम तक भी नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी बुक से रिवाइज करना और फिर आपको 50 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया उसको फाइंड आउट करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर जो आप प्रीवियस ईयर एमपी पब्लिकेशन से कर रहे हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 2008 का सेट 1 लगा रहे हैं, तो आप अपने एक नोट्स बनाइए, उसमें डाल दीजिए 2008 सेट 1, और वो क्वेश्चन, वो मीनिंग जो आपने गलती की है, वो ग्रामर के रूल जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको जरूर नोट डाउन करिए, ताकि तभी आप अपनी उन एरर को रेक्टिफाई कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सर ये मुझे लगता है। और ये कॉम्प्रिहेंशन और हाँ, उसके लिए? तो सर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इज प्योरली ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप सिर्फ याद करते रहोगे और आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहला तो रीडिंग, आपको मस्ट रीडिंग करनी है। आप चाहे पेपर से पढ़ें या फिर आप बुक पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आपको रीडिंग करनी है। एक बार जब आप रीडिंग आपकी हो जाती है तो फिर उन सेक्शंस को टैकल करना आसान होता है। मैंने सर इन सेक्शंस की एक्सक्लूसिवली तैयारी टीयर 1 के बाद की थी, और मैंने किरण की इंग्लिश की जो प्रीवियस ईयर बुक आती है उसको परचेज किया, और उसके जो पीक्यूआरएस सेक्शन है उसके जो 2017-2016 के क्वेश्चन थे उनको मैंने सारे सॉल्व किए, 16, 17, 15, इस तरह क्लोज टेस्ट के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की Previous year प्रैक्टिस अच्छी करी? प्रैक्टिस अच्छे से की। ओके। अविनाश, अभी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ड्रेडेड सेक्शन, मैथ्स, राइट? सो मैथ्स की तैयारी आपने कैसे करी? अपना प्रीलिम्स तक का पूरा फेज बताओ, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, हर चीज को कैसे तैयार किया, पूरे विस्तार से और डिटेल। ओके सर, मैथ्स में जब हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की, एक्चुअली मैथ्स मेरी शुरुआत से ही मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है। मैं मैथ में शुरुआत से अच्छा रहा हूँ, मुझे मैथ ठीक ठाक आती है। तो जब मैंने से प्रिपरेशन शुरू की तो हम लोगों ने 2017 के उस एटमॉस्फेयर में प्रिपरेशन शुरू की कि जब एडवांस मैथ का एक हाइप क्रिएट किया गया कि एडवांस मैथ बहुत टफ आई, कैट के क्वेश्चन आए, जेट के क्वेश्चन आए, एसएससी का सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया।
तो उस एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं हम लोगों ने तैयारी शुरू की। तो सर बेसिकली शुरुआत पे तो मैंने जो है किरण की बुक पे ही रिलाई किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ में अभी भी जो टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें ऐसा मेरा मानना है कि 17 to 20 क्वेश्चन जो है उनका पैटर्न प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड करता है। आल्दो न्यूमेरिक्स में चेंज, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन जो उनका पैटर्न है वो 17 से 20 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड रहता है। तो अगर जो आपने उन प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया है तो फिर उसके बाद आप उन 17 से 20 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और उन 5 क्वेश्चन में जो थोड़े ट्रिकी हैं, नए हैं और चैलेंजिंग हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। तो मैंने शुरुआत से यही सोच करके कि जो क्वेश्चन जो रिपीट होंगे कहीं ना कहीं, उन पे मैं बहुत जल्दी से रिएक्ट करूँ और उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करूँ विथ 100% एक्यूरेसी। तो इसके लिए सर मैंने शुरुआत से किरण को अपना शुरुआत में मैंने लगाना शुरू किया। मैंने किरण की बुक को पूरा लगाया। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैं उन्हें स्टार करता था या डबल स्टार करता था, जैसा क्वेश्चन को मुझे लेवल लगता था। इट्स अप टू द एस्पिरेंट कि वो कैसा समझता है क्वेश्चन के लेवल को। फिर मैंने पूरी सर किरण फिनिश की। उसके बाद फिर मैंने किरण को छोड़ा नहीं, उसको हालांकि लगाने की इंटेंसिटी मैंने उसको कम कर दी कि जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मुझे 3 घंटे मैथ पढ़नी है, तो अब मैं 1 घंटे किरण लगाऊंगा, और उसको मैंने फिर सब्स्टिट्यूट किया एक और बुक से। कैट लेवल की बुक थी वो, और वो बुक थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय दिस एप्लीकेशन। तो मैंने उस बुक को परचेज किया। ऑल्दो आई विल रिकमेंड कि वो बुक फुल ऑफ एरर्स है, आप उसको अवॉइड करें परचेज करने से। उससे अच्छा आप क्वांटम कैट परचेज कर लें। उस बुक को परचेज करने की भी एक कहानी थी सर कि 2017 में एक प्रिज्म कटिंग पे क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन मेरे लिए उस समय बिल्कुल नोविस था। मैंने उस कॉन्सेप्ट को मैंने कोन की कटिंग तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन प्रिज्म की कटिंग मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। सॉरी, पिरामिड कटिंग, इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम पिरामिड कटिंग। तो मैंने उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट ढूंढना शुरू किया, मुझे कहीं नहीं मिला। किरण में तो खैर ऑब्वियसली नहीं मिला। फिर मैंने क्वांटम कैट में देखा, उसमें भी नहीं था। तो दिस एप्लीकेशन की उस बुक में वो कॉन्सेप्ट दिया था। तो फिर उसी एक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पूरी बुक परचेज कर ली। मुझे लगा कि बुक अच्छी है, हालांकि वो मेरा गलत डिसीजन था, क्योंकि उसमें एरर काफ़ी थी। क्वेश्चन के लेवल तो अच्छा था, लेकिन एरर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने खैर उसको फिर सॉल्व किया। उसको मैंने 2 बार लगाया। हालांकि उसके बाद साथ मैंने किरण को नहीं छोड़ा। किरण को फिर जब मैंने दोबारा किया, तो जो मेरे स्टार्ड क्वेश्चन थे, जो कहीं ना कहीं मुझे पहली बार में दिक्कत कर रहे थे, मैंने सिर्फ उन क्वेश्चन को फोकस किया। और उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने दोबारा करने पर भी नहीं है, तो फिर मैंने उनको फर्दर 3 या 4 स्टार किए। और इस तरीके से मैंने 2 बार किरण की और फिर 1 बार करके दिस एप्लीकेशन। तो ये चीजें करने में कितना टाइम लगा आपको? किरण करने में पूरा यस सर कितना वक्त लगा? शुरुआत में जब मैंने किरण की थी तो इफ आई कैन रिकॉल सर 1.5 से 2 महीने समय लग गया था। पूरी बुक आपने 1.5-2 महीने में खत्म कर ली थी? यस सर। फिर आपने कैट वाली फिर मैंने कैट की बुक शुरू की, और उसके साथ में किरण के जो जैसे मैंने बताया जो स्टार्ट क्वेश्चन थे मुझे डिफिकल्ट लगे पहली बार में, मैंने उनको करना शुरू किया। तो यहाँ जैसे कोई टॉपिक आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी मैथ्स 12 तक अच्छी थी। यस सर। लेकिन वहाँ जो मैथ्स करने का तरीका होता है वो हैंड्स प्रूव्ड वाला होता है, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ जो तरीके होते हैं वो थोड़े से इनोवेटिव होने चाहिए, तेज होने चाहिए। तो उस फेज में क्या वो बुक आपके लिए सफिशिएंट थी आपके अप्रोच को बेहतर करने के लिए, या आप और रिसोर्सेज को भी, जैसे ऑनलाइन तो आजकल बहुत रिसोर्स है, वो भी यूज कर रहे थे पैरेलली? सर पैरेलली मैं डेफिनेटली ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर रहा था। शुरुआत में मैंने अभिनय सर को सबसे पहले फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने काफ़ी अच्छा शुरुआत में एक काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर रखे, मैंने उनको देखा। लेकिन एक्चुअली दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं जो अभी भी मार्केट में जो अप्रोच है वो थोड़ा बुकिश है। अभी भी वही रवैये को फार्मूला बेस्ड स्टडीज़, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपको टाइम कम करने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्रेंड कितनी जल्दी करते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, और ये अननेसेसरी टाइम खाता है। अगर जो आप क्वेश्चन को 1 बार पढ़ते हैं और उसको बहुत जल्दी से कॉम्प्रेंड कर पाते हैं, आप टाइम कम लेंगे। दूसरी आपकी कैलकुलेशन, और तीसरी आपकी वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो फॉर एग्जांपल सीआई का कोई क्वेश्चन है और उसको आप प्रॉपर्ली अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n से सॉल्व कर रहे हैं, इट विल टेक मच मोर टाइम। और उसी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरा शुरुआती अप्रोच था, क्योंकि मैंने कहीं कोई कोचिंग ली नहीं थी शुरुआत में, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल की बुक इस फार्मूला वाला कि कोई भी क्वेश्चन आना है उसको मुझे पूरे फार्मूले लगाने हैं, और उस तरीके से मैंने करना शुरू किया। तो जब मैंने मॉक दिए तो ऑब्वियसली इस अप्रोच से आप मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था। 25 क्वेश्चन थे तो 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, ऑल्दो एक्यूरेसी मेरी सही रहती थी 90-95%, लेकिन फिर भी 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर पाता था उस टाइम पीरियड में। तो फिर मैंने उन चीज़ों को समझना शुरू किया कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेडिशनल है या एकेडमिक्स की तरफ है। वो कंपटीशन के हिसाब से वो कहीं ना कहीं माउल्ड नहीं हुआ है। ये कंपटीशन में आपको क्विकनेस चाहिए, आपको ऐसे अप्रोचेस चाहिए जो आपको क्विक रिजल्ट दे सकें ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड। तो इसलिए सर मैंने फिर उन चीज़ों को ठीक करना शुरू किया। फिर मैंने रेशियो मेथड सीखा,
और उसको अप्लाई किया स्पेशली इन CI/SI पोर्शन, क्योंकि SI/CI पोर्शन में सर मैं उन जो 2 साल और 3 साल के क्वेश्चन होते हैं इसमें डिफरेंस निकालना होता है CI/SI का, मैं उन क्वेश्चन को भी फार्मूले से किया करता था। तो सर ये इतना एक टॉर्चरस क्वेश्चन हो जाता था, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आया है जिसमें 3 साल का डिफरेंस पूछा गया है, मैं इसको कर लूँगा, लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती थी कि फिर वो 3 साल का CI-SI पूरा फार्मूला लगा उसको सॉल्व करो। तो टाइम भी कंज्यूम करता था, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना भी ज़्यादा होती थी। तो इसलिए सर फिर मैंने उसमें रेशियो मेथड सीखा, इसमें समय लगा, लेकिन चूँकि टाइम मेरे पास था तो फिर मैं उसको मैंने सीखा, उसको अप्लाई किया। फिर दिसंबर आते-आते जब मुझे लगा कि हाँ मेरी मैथ की, मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक कर ली, किरण की बुक कर ली, मुझे लगा कि अब मेरी मैथ की बेसिक प्रिपरेशन ठीक-ठाक हो गई है। फॉर एडवांस सेक्शन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक हाइप क्रिएट था एडवांस सेक्शन का कि ज्योमेट्री से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कटिंग के क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से ऐसे, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। तो सर फिर मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग परचेज की, लेकिन दैट वाज नॉट वेरी मच फ्रूटफुल फॉर मी, क्योंकि उनका जो लेवल था कहीं ना कहीं वो SSC के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर था, और वो कहा भी करते थे कि जो उनका जो पढ़ाने का लेवल था वो 2017 के लेवल से भी वो 10% 20% एबव था। तो मुझे कहीं ना कहीं अब ये रियलाइज होता है कि उस लेवल की SSC को ज़रूरत नहीं है। SSC इज अ बैलेंस्ड एग्जाम, उसमें अर्थमेटिक भी आनी है, एडवांस भी आनी है। इफ़ यू विल एक्सक्लूसिवली फोकस ओनली ऑन वन सेक्शन, कि आप सिर्फ एडवांस मैथ के पीछे भागोगे, और यही हुआ। इस बार बच्चों ने एडवांस मैथ पे काफ़ी फोकस किया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ऑल दिस, और कहीं ना कहीं उन्होंने अर्थमेटिक सेक्शन पे उतना फोकस नहीं किया, कैलकुलेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया। और 2018 के पेपर में क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोन पेपर आ गया, और कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कहीं ना कहीं वहाँ फाल्टर कर गए, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना अच्छा वो कर सकते थे अगर जो वो एक बैलेंस्ड अप्रोच से प्रिपरेशन करते। तो SSC की जो डिमांड है वो ये नहीं है कि आप किसी एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो जाए। जैसे कि बैंकिंग में क्या होता है, ऐसा मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि बैंकिंग एग्जाम इज मोर सेंट्रिंग टुवर्ड्स अर्थमेटिक पोर्शन, उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन अच्छे आते हैं, एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, बट वो थोड़े से फार्मूला बेस्ड होते हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन SSC में ऐसा नहीं है, वो अर्थमेटिक भी अच्छी पूछता है, एडवांस में अच्छी पूछता है, कैलकुलेशन भी आपको अच्छी आनी चाहिए और शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक वर्सेटाइल तरीके से तैयारी करनी है कि आपको कोई सेक्शन छूटे ना, और हर सेक्शन आप पे इक्वली कमांड हो, ना बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है ना बहुत कम तैयारी करनी है। अविनाश, एक क्वेश्चन मेरा जो अभी आपने आंसर नहीं किया, मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि जो अप्रोच करेक्शन आपने करी, जैसे आपने बोला CI/SI में रेशियो मेथड सीखा, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि वो किन सोर्सेज से, जैसे जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है उस बच्चे के पास होती है यही गिनी चुनी किताबें, राइट? तो ये अप्रोच करेक्शन आपने कहाँ से की है, वो मैं थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है अगर वो अपने अप्रोचेस को करेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे करे? यस सर, तो अपने अप्रोच को करेक्ट करने का सर जो मैंने तरीका था वो सर, मैंने जो ऑनलाइन कोचिंग ली थी उसमें सर ने जो है वो पूरी अर्थमेटिक को रेशियो मेथड से सॉल्व, मोस्टली क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही करते थे, तो मैंने CI/SI को उनसे सीखा। ऑल्दो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, क्योंकि सर एक्चुअली जो आपका नेचुरल वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन होता है वो आपके अंदर डीपली इनग्रेन्ड होता है, उसको अगर जो आप चैलेंज करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस बोथ। आप 2 महीने में ऐसा नहीं कर सकते कि आप रेशियो मेथड में आप पिछले 2 साल से फार्मूले बेस पे क्वेश्चन करते आ रहे हैं और 2 महीने में आप बिल्कुल रेशियो मेथड से क्वेश्चन करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने उन चीज़ को सीखा और फिर मैंने अप्लाई किया, और मैं अपने आप को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, डिस्टर्ब इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा नई चीज़ें एग्जाम के टाइम सीखने से बच रहा था। मैं इसका एक एग्जांपल ये दूंगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन मैं शुरुआत में ट्रेडिशनल मेथड से करता था। जो एक क्वेश्चन मुझे याद है जिसमें मैं हमेशा टाइम लेता था और मेरे फ्रेंड रेशियो मेथड से बहुत जल्दी कर लेते थे। जो एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ फिर वो इतनी लेट पहुंची, अगर जो एक्सीडेंट इतने किलोमीटर अहेड हुआ होता तो इतनी इस क्वेश्चन को मैं करता था चाल बराबर दूरी बटे समय के फार्मूले से उसको करके, सो आधे पेज की कैलकुलेशन। लेकिन मैंने इसको टियर 1 के बाद मैंने सोचा कि मैं इसको अप्रोच को करेक्ट करूँ क्योंकि टाइम टेकिंग अप्रोच है। लेकिन फिर मैंने सर उससे बहुत अच्छा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं उस अप्रोच में कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हूँ, ऑल्दो इट टेक्स टाइम, लेकिन फिर भी मेरी स्पीड ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो नेचुरल अप्रोच है, अगर जो आप उसको उससे कुछ उसकी विपरीत जाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास इतना पर्याप्त समय हो कि आप उस अप्रोच को अपने अंदर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, अपने अंदर उसको इनग्रेन कर पाएँ और नेचुरली वो आपसे है। जैसे कि अगर जो आप 2 महीने का पेपर बचा हुआ है, आपका एग्जाम 2 महीने बाद है और तब आप अपने अप्रोच में कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, तो इट विल ओनली हार्म यू। आप का जो है ना ओरिजिनल अप्रोच बचेगा ना नया अप्रोच बचेगा। तो अगर जो आप कोई भी नया अप्रोच सीख रहे हैं तो बी श्योर कि आपके पास कम से कम, और यही चीज़ अप्लाई होती है कैलकुलेशन ट्रिक्स के साथ। ये सर मेरी एक और मिस्टेक थी, क्योंकि मुझे लगता है मिस्टेक से ज़्यादा एक्सपीरियंस सीखेंगे।
मैंने मार्च अप्रैल के दौरान पवन नाव सर के कुछ कैलकुलेशन वीडियोज़ हैं, मैंने उनको ट्राई किया, क्योंकि करने को मैंने सोचा कि उनको अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या कुछ चेंज होता है। मैंने अप्लाई किया, मैंने अच्छा खासा ठीक-ठाक प्रयास भी किया। मैंने 2-3 महीने उनको घर में जो है उन पे जब क्वेश्चन करता था तो उन मेथड्स को करने का प्रयास करता था। लेकिन जब मैं 12 सितंबर को एग्ज़ाम हॉल में गया फॉर टियर 2, तो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैं उन ट्रिक्स को अप्लाई ही नहीं कर पाया। और अल्टीमेटली काम क्या आया, जो मेरा नेचुरल वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन था कि मल्टीप्लिकेशन करना है तो डिजिट बाय डिजिट जैसे मैं किया करता था। तो कहने का मतलब ये है जाकर के कि आप 2 महीने में आप ये सोचते हैं कि कोई आप नया चीज़ सीख करके अपने अंदर मिरेकुलस चेंज ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स बोथ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कैलकुलेशन ट्रिक सीखें या अपने अप्रोच में चेंज करें। बी श्योर यू हैव सफिशिएंट टाइम। राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट एज वेल, यस राइट। सर। अविनाश, क्योंकि अभी ज़माना ऐसा है, डिजिटलाइजेशन बहुत है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, ऑलमोस्ट हर अच्छा टीचर यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा है, तो एस्पिरेंट डेफिनेटली यूट्यूब का भी यूज़ करता है आज की डेट में, वो एक फैक्ट है। आपने अपनी तैयारी के दौरान किन किन चैनल्स का यूज़ किया, स्पेशली फॉर मैथ्स प्रिपरेशन, उसके बारे में थोड़ा बताएं, एस्पिरेंट को इससे बहुत मदद मिलेगी। ओके सर। तो सर जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पूरी प्रिपरेशन घर में ही रही है, मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग यूज़ नहीं की। तो मेरी प्रिपरेशन में ऑनलाइन जो रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जहाँ तक मैथ्स की बात है तो मैथ्स मैंने लगभग हर टीचर से पढ़ने की कोशिश की, जिससे मुझे लगा कि आई कैन बी बेनिफिशियल फ्रॉम पर्टिकुलर टीचर। मैंने अभिनय सर से पढ़ा, मैंने गगन सर से पढ़ा, मैंने रेमो सर से पढ़ा, और मैंने ना सिर्फ इनसे पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखता हूँ कि हर टीचर की एक स्पेशलिटी होती है। आप उनको पढ़ोगे और सिर्फ उनको एज अ वीडियो मूवी की तरह देख करके आप उनसे कुछ सीखोगे नहीं। उनके अप्रोच को अपनी जो योर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन उसमें आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीखने वाले हो। तो मैंने सिर्फ ना केवल उनसे पढ़ाई की, बल्कि जो उनके अप्रोचेस थे, उनके कहीं ना कहीं जो फार्मूलेज थे, सॉल्व ट्रिक्स थी, या जो भी उनकी स्पेशलिटीज़ थी, उनको अपने अप्रोच में शामिल करने का प्रयास भी किया। इसके अलावा सर मैंने अड्डा 24/7 ऐप का बहुत एक्सक्लूसिवली यूज़ किया और आई फाउंड इट वेरी मच यूज़फुल, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो डेली क्विजेस आती हैं, और वो क्विजेस जो होती हैं, जैसे एसएससी की है, एसएससी में एडवांस लेवल क्विज आती है, और वो क्विज ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी होते हैं, और एक टाइम बाउंड मैनर में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और उसमें जो कंपटीशन होता है वो मतलब एक रियल टाइम जो अच्छे एस्पिरेंट है उनसे होता है। तो मैंने अड्डा का बहुत एक्सक्लूसिवली यूज किया, और मैं अड्डा को मैंने सिर्फ एसएससी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा, बल्कि मैंने उसके बैंकिंग सेक्शन के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लगाए। बैंकिंग सेक्शन में क्वेश्चन इस तरह करता था कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट की क्विज है, तो क्वांट की क्विज में मुझे पता है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन उसमें अच्छे आने हैं। अगर जब अर्थमेटिक क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो बैंकिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन आप रिलाई करें। तो मैंने उस पूरी क्विज में से 15 क्वेश्चन की क्विज है, तो लास्ट के 5 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सीरीज के हैं। अब मुझे पता है कि सीरीज के क्वेश्चन एसएससी में नहीं आने हैं, तो मैंने उनको छोड़ दिया। शुरुआत के 5 क्वेश्चन डीआई के हैं, बैंकिंग की डीआई मच मोर टफर देन एसएससी की डीआई, वो काफ़ी ईजी होती है, तो मैंने उनको भी छोड़ दिया। तो बीच के जो आपकी कोर अर्थमेटिक है, जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इसके जो क्वेश्चन है मैंने उनको सॉल्व किए। उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि पहली बात तो वो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, अगर जो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। दूसरा, मेरी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जो है उससे बहुत इन्हेंस हुई। ओके, यस सर। तो इस तरीके से मैंने ऑनलाइन सोर्सेज का मैथ्स में यूटिलाइजेशन किया। राइट। सो मैथ्स में अगर मैं समझूं तो आपने क्विज प्रैक्टिस करी, और जो बेसिक बुक्स हैं प्रीवियस ईयर वो किया। यस सर। एक कैट की बुक लगाई, प्लस टीचर्स के ऑनलाइन वीडियोस देखे। दैट्स इट, राइट। इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे कि प्रीलिम्स के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, राइट? यस सर। नंबर ऑफ मॉक्स अभी आपको सिर्फ बताना है कि प्रीलिम्स के पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए। सर नंबर ऑफ मॉक्स की बात करें तो मैंने टीयर 1 से पहले 2 मॉक खरीदे थे, टॉप रैंकर के और ग्रेड अप के। टॉप रैंकर का मुझे एग्जैक्ट याद है, मैंने 98 मॉक्स दिए थे, और ग्रेड अप के मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, बट अराउंड 20 to 30 मॉक्स मैंने ग्रेड अप के ये दिए थे, राइट? यस सर। मॉक्स में आपका स्कोर कैसा रहता था? मॉक्स में जब मैंने शुरुआत की थी टॉप रैंकर में, तो आई रिमेंबर मेरा पहले पेपर में स्कोर 98 था आउट ऑफ 200। तो वो शुरुआत थी, तो मुझे फिर भी ठीक लगा कि चलो 98 मार्क्स शुरुआत किया है, ठीक है। फिर वो इम्प्रूव होते होते फिर एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हालांकि जब पेपर नज़दीक था तो मेरा स्कोर फिर 170, 160, 150 प्लस तो रहता ही रहता था, कभी कभी 170 भी हो जाता था। मॉक में मैं मोस्टली टॉपर भी रहता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन एग्जाम इज अ रिलेटिव एग्जाम। कई बार हम बहुत ज़्यादा मॉक की स्कोर के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे 160 स्कोर करना है, 170 स्कोर करना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये एकेडमिक्स का एग्जाम नहीं है जैसे इंटर के में होता है कि हमें 92% स्कोर करना है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को परसेंटाइल पे फोकस करना चाहिए कि
एक पर्टिकुलर मॉक में उनका परसेंटाइल कितना बनना है, क्योंकि अगर जो मॉक टफ है तो सारे बच्चों के लिए टफ है। बिल्कुल। अगर जो आपने 100 नंबर स्कोर किए हैं तो और टॉपर ने 110 नंबर स्कोर किए हैं, देन योर 100 मार्क्स आर नॉट बैड। लेकिन अगर जो कहीं ना कहीं टॉपर ने 170 किए हैं, आपके तब 90 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो मैं मॉक में स्कोर से ज़्यादा परसेंटाइल पे डिपेंड करता था। मैं प्रयास करता था कि मेरा परसेंटाइल कहीं ना कहीं 95 से ऊपर ही रहे, 96 97, ऐसे मैं अपने परसेंटाइल पे फोकस करता था। राइट। यस प्रीलिम्स के पहले आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी से सेटिस्फाइड थे पूरा? यस सर, आई वाज सेटिस्फाइड और मुझे उम्मीद थी कि अच्छा नंबर 170 स्कोर मैं कर ले जाऊंगा। Right. मेरा टारगेट था मैं उसको। और आपका एग्जाम था 11th ऑफ जून को। यस सर। तो 4 को जब लोग पेपर देने गए हाँ और बाहर निकल के आए तो उन्होंने कुछ बुरी खबर सुनाई आपको? बहुत ज़्यादा। क्या लगा फिर? उसके बाद सर ये लगा कि कैलकुलेटिव पेपर है। सबसे बड़ा हाइप तो ये था कि एडवांस पोर्शन बिल्कुल नहीं आ रहा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फिर मैंने एक्चुअली कुछ पैनिक हुआ कि मैं कैलकुलेशन में क्या कर सकता हूँ। मैंने फिर पवन नाउ सर के कुछ वीडियोस देखे, उनको फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन वही बात है ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी नहीं, तो मैं उन्हें पेपर में रियल टाइम पेपर में अप्लाई नहीं कर पाया। फिर धीरे धीरे मैंने जो एक्चुअली यूट्यूब पे काफ़ी सारे उसके जो है एनालिसिस आती है, मैंने एनालिसिस को देखा और अपने आप को कूल डाउन किया कि अब मैं इस टाइम में बहुत कुछ कर नहीं सकता था। 4 तारीख से ये खबरें आनी शुरू हुई थी पेपर की, ऐसा पेपर है वैसा पेपर है, और 11 तारीख को पेपर था। तो मैं 7 दिन में बहुत कुछ अपने अंदर चेंज ला नहीं सकता था। फिर मैंने ये फोकस किया कि ठीक है, जैसी प्रिपरेशन मैंने की है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने मेहनत की है एंड हार्ड वर्क विल पे ऑफ। मैंने इसी विश्वास के साथ फिर मैं तो जो एक्चुअल एग्जाम था उसमें आपने पेपर को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया? कितना कितना टाइम डिवोट किया अलग अलग सेक्शन पे, वो क्विकली बताइए। यस सर, सबसे पहले मैंने रीजनिंग सेक्शन उठाया और रीजनिंग सेक्शन में मैंने 12, मेरा टारगेट था कि 10 to 12 मिनट में मैं रीजनिंग सेक्शन फिनिश करूंगा। नेक्स्ट मैंने फिर इंग्लिश सेशन उठाया। तो 12 मिनट में खत्म हो गया? 12 मिनट में से खत्म हो गया, बट पहले अटेम्प्ट मैंने मेरे 2 क्वेश्चन जो थे मुझे लगा कि मैं इनको बाद में क्योंकि मैं सर अपने टाइम स्लॉट के लिए रिस्ट्रिक्ट था कि मुझे 12 मिनट बाद रीडिंग छोड़ देनी है। ठीक है, लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं करूंगा, ताकि और ये भी बात थी कि मैथ कैलकुलेटिव है, तो ऐसा ना हो कि मैथ छूट जाए, तो इसलिए मैंने 12 मिनट बाद रीडिंग छोड़ दी। 23 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश सेशन उठाया और इंग्लिश को मैंने अराउंड 6 या 7 मिनट में जो है उस टारगेट से मैंने करना सारे क्वेश्चन कर दिए। सारे क्वेश्चन मेरे हो गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें डाउटफुल थे? हाँ सर, PQR से कुछ क्वेश्चन थे जो डाउटफुल थे, उनको मैंने छोड़ दिए। और शायद जहाँ तक मुझे याद है एक आधी वोकैब भी थी जो उसमें 2 मीनिंग्स में जो, और मेरा वोकैब का क्वेश्चन एक गलत भी हुआ था, तो उस क्वेश्चन में मुझे डाउट था। दो ऑप्शन। तो ये डाउट वाले क्वेश्चन को मार्क करते हो आप, एग्जाम में छोड़ देते हो? बुक मार्क में करता हूँ सर। मैं एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे डाउट, क्या मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आता है। पूरा का मतलब है कि मैं क्या जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो क्या पे किसी क्वेश्चन में, क्या मैं 4 में किसी वर्ड की मीनिंग नहीं जानता हूँ, या कि अगर जो मैं 2 जानता हूँ देन आई विल डेफिनेटली टेक कैलकुलेटेड रिस्क कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इंग्लिश में आपने सारे क्वेश्चन किए थे एग्जाम में? यस सर, मैंने 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जीएस में 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, तो कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, आपने इंग्लिश किया? इंग्लिश के बाद आप किस सेक्शन पे गए? मैथ्स कितना टाइम लगाया आप? मैथ्स में सर मेरा टारगेट था कि अब मुझे जितना टाइम बचा है उसके 10 मिनट तक, मतलब लास्ट में जब 10 मिनट बचेगा तो मैं मैथ्स करना छोड़ दूंगा। ठीक है। तो अराउंड मैंने 40 मिनट, जब मेरे 20 मिनट हो गए थे, 12 मिनट रीजनिंग में, 6 से 7 मिनट, यानी कि अराउंड 20 मिनट मेरे हो गए थे और मेरे 2 सेक्शन हो गए थे, मैं मैथ में आ गया था। तो फिर मैंने 30 मिनट जो है मैथ को दिए और 30 मिनट में मैंने मैथ को दिया, तो मेरे मैथ का पूरा पेपर हो गया था इन 1 गो। अच्छा, पूरे क्वेश्चन मेरे हो गए थे। फिर लास्ट में मेरे 10 मिनट बचे और जीएस में मुझे पता था कि जीएस में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि जीएस में आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें आपको ज़्यादा सोच नहीं। तो 5 मिनट आपके बच गए? 5 मेरे कुछ क्वेश्चन पीछे बचे थे, वो वापस जाके फिर मैं वापस में उन क्वेश्चन पे गया। रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन थे इंग्लिश में थे, फिर इस तरह जा करके, और मेरे आखिरी में मुझे याद है 1 मिनट टाइम बचा था, 1 मिनट या अराउंड 50 सेकंड के आसपास, और मेरा पेपर 98 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो वो मन नहीं किया कि 2 और भी लगा दो 100 हो जाएंगे? सर एक्चुअली उसमें वो बिल्कुल कैलकुलेट रिस्क हो जाता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा इसको करने से छोड़ देते हैं। प्रीलिम्स के बाद कैसा लगा, आप खुश थे अपनी परफॉर्मेंस से? हाँ सर, मुझे उम्मीद थी कि 98 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं तो अराउंड 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा भी कहीं डिस्टर्ब होता है तो 90 क्वेश्चन में सही हो जाएंगे। फाइनली मार्क्स कितने हैं आपके प्रीलिम्स में? फाइनली सर मेरे 98 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, इसमें 94 करेक्ट हुए, 4 इनकरेक्ट हुए और मेरा रॉ स्कोर था वो 186 था। ओके, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। यस सर, राइट। और फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना हुआ? नॉर्मलाइज स्कोर सर मेरा 206.8। अलग अलग सेक्शन में कितने कितने नंबर थे? अलग सेक्शन में सर मेरे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 थे, इंग्लिश में 45 थे, मैथ्स में 47.5 थे और जीएस में 43.5। ये रॉ स्कोर थे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपका प्रीलिम्स हो गया, 2 मेंस की तैयारी आपने क्या शुरू कर दी या फिर बीच में कहा कि आराम करते हैं, आराम से करेंगे? नहीं सर, मेंस जब मेरा प्रीलिम्स खत्म हुआ तो प्रीलिम्स इज एक्चुअली हाफ बैटल। इंपॉर्टेंट थिंग इज मैथ, क्योंकि मेंस, क्योंकि उसमें वो 400 नंबर का है एंड इट प्लेस क्रूशियल रोल। आपकी पोस्ट कैडर हर चीज़ में वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो उसके बाद सर फिर मैंने 2-3 दिन के रेस्ट के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी जो है टीयर 2 की शुरू कर दी। तो टीयर 2 की तैयारी में कुछ मेजर चेंज आपने किया या फिर जो मैथ्स की तैयारी पहले थी उसी को कंटिन्यू किया और प्रैक्टिस ज़्यादा करी? सर मैंने सबसे पहले तो मॉक, स्टैंडर्ड मॉक, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मन में अभी भी था कि वो क्वेश्चन कहीं न कहीं अच्छे आएँगे, स्टैंडर्ड लाएँगे, एडवांस लेवल अच्छा आएगा। तो मैंने मॉक अच्छे क्वालिटी मॉक ढूँढने शुरू किए और अपनी जो बुक वाइज़ तैयारी थी उसमें मैंने कोई मेजर चेंज नहीं किया। जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ था, जो मैंने पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, जो मैंने बुक्स लगाई थी, उन्हीं के जो टफ क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कहीं न कहीं दिक्कत कर सकते हैं, उन्हीं को मैंने कंटिन्यूअसली रिवाइज़ किया और मॉक पे फिर मैंने फोकस करना ज़्यादा दी। और कैलकुलेशन के लिए भी कुछ अलग से हाँ। करना शुरू किया? यस सर, कैलकुलेशन के लिए मैंने कई सारी चीज़ें अप्लाई की जो मुझे लगता है कि सबको करनी चाहिए। सबसे पहले तो 30 तक की टेबल, ये मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को दे मस्ट बी एट फिंगर टिप्स, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती हैं। छोटे-छोटे मल्टीप्लिकेशन में अगर जो आपको 30 तक की टेबल याद है, तो वो बहुत मदद करती हैं। तो मैंने 30 तक की पहले पहाड़े याद किए। उसके बाद फिर सर मैं मेंटल कैलकुलेशन बहुत करता था। मेंटल कैलकुलेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मैं किरण से कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन छोटा है, छोटा इन द सेंस कि 2-3 लाइनों क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो फिर मैं उस क्वेश्चन में पेन कॉपी नहीं उठाऊँगा, उसको मैं मेंटली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इस तरीके से मेंटल कैलकुलेशन करने से 2 फ़ायदे हुए। पहली बात तो मेरा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जब आप मेंटल कैलकुलेशन करते हो तो आप टोटली उसी क्वेश्चन में एब्ज़ॉर्ब रहते हो, आपका दिमाग इधर-उधर नहीं जाता है। दूसरा, मेरी नंबर की रिटेंशन पावर इंक्रीज़ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो कई बार आप यूनिट डिजिट भूल जाते हो, या आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा है जा करके कि ए ने बी को अपना स्कूटर 10,000 रुपए में बेचा। आपने नीचे तक आए तो फिर आप भूल गए कि अच्छा ए ने बी में को कितने रुपए में बेचा था। तो ये जो नंबर की रिटेंशन पावर है, वो आपकी इंक्रीज़ होती है। तो मैंने मेंटल कैलकुलेशन किया, 30 तक के पहाड़े याद किए और उसके बाद स्मॉल 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन, उस पे विशेष फोकस किया। इससे कुछ फ़ायदा हुआ मेंस एग्ज़ाम में? डेफिनेटली इससे फ़ायदा ये हुआ जाकर के कि जैसे कि छोटे-छोटे कैलकुलेशन है तो उसमें मुझे पेन बहुत कम चलाना पड़ा। आसानी से कर पा आसानी रहे से हो। हो गया। अगर जो मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ तो मैंने लिखा ज़रूर कि फॉर एग्जांपल 79 इंटू 32, लेकिन मैंने फिर उसको हूबहू नहीं लिखा, मतलब वर्ड बाय वर्ड या डिजिट बाय डिजिट नहीं किया। उसको फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेंटली मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से फिर आपकी जो एक थिंकिंग की कैपेसिटी है वो कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो जाती है और अल्टीमेटली वही मैटर करती है। कितने मॉक टेस्ट आपने मेंस के लिए स्पेशली दिए? मेंस के लिए सर मैंने टोटल जो मॉक दिए थे, एक्चुअली ये मेरी एक गलती थी कि मुझे टियर 1 की प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली फॉर टियर 1 नहीं करनी चाहिए थी। फरवरी मार्च के बाद मुझे कहीं न कहीं जब टाइम था, मुझे टियर 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया। तो टियर 1 के बाद हमारे पास 11 जून को मेरा टियर 1 था और 11 सितंबर से टियर 2 शेड्यूल थे एट दैट टाइम। तो हमारे पास 3 महीने का समय था। उस 3 महीने के समय में मैंने टोटल आई थिंक 82 मॉक्स इंक्लूडिंग मैथ एंड इंग्लिश। 82 मॉक्स 82 आपने मॉक्स दिए, दिए, राइट? 80 टू 82 मॉक्स, यस सर। वेरी गुड। तो एक चीज़ तो अविनाश मुझे यहाँ पर इस मोमेंट पे ये जानना है कि आपका चलिए टियर 2 हो गया, यस ठीक है? सर। टियर 2 का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्योंकि टियर 2 के बाद भी लोगों ने बोला कि कैलकुलेटिव, और आपका पेपर डे 1 था या लास्ट था, कब था? 12 सितंबर। 12 सितंबर, यानी यस सर। फर्स्ट फीडबैक फिर से आपको मिला होगा मिल कि गया। पेपर कठिन आ गया, सर। एडवांस तो आई नहीं, अरिथमेटिक आई, वो भी बहुत कठिन आई। फिर यस क्या सर। हुआ? बट सर आई वाज कॉन्फिडेंट, क्योंकि पहली बात तो मुझे अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा था कि मैं कैलकुलेशन कर लूँगा। मुझे डेसिमल कैलकुलेशन, एक्चुअली कैलकुलेशन पे भरोसा इसलिए था क्योंकि मैं कैलकुलेशन को खुद करता था। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन आता है तो फिर चलो ठीक है, फिर तो पेपर में कर लेंगे। अगर जो आपका ये एटीट्यूड होगा कि पेपर में कर लेंगे, तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन आप पेन कॉपी में करोगे जैसे, और मैं यही अप्रोच फॉलो करता था, कैलकुलेटर बहुत कम यूज़ करता था, तो मुझे भरोसा था कैलकुलेटिव पेपर होगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा। और अर्थमेटिक पोर्शन की बात थी तो मैंने अड्डा में काफ़ी कुछ जैसे की थी बैंकिंग की, और दिशा पब्लिकेशन की बुक से भी अर्थमेटिक की थी, तो आई वाज कॉन्फिडेंट। दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत नहीं हुई, मुझे पता था कि मैं कर लूँगा। कितने अटेम्प्ट किए आपने मैथ्स में? मैथ्स में सर मैंने अगेन 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 98? यस सर। ये 100 में आप 98 ही करते हो क्या हर बार? सर ये इट वाज मेयर कॉन्फिडेंस, कोइंसिडेंस था। कितने करेक्ट गए आपके? अगेन फिर कोइंसिडेंस फिर 94 94, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और कैलकुलेटिव हो आप, खतरनाक, राइट? इंग्लिश के बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इंग्लिश चैलेंजिंग था नहीं इस बार, है ना, सेम पैटर्न एंड ऑल, राइट? एक चीज़ अब मैं आपसे यहाँ ये पूछूंगा बिफोर आई गो टू टियर 3 एंड ऑल एंड आस्क यू अबाउट हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर टियर 3। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन टिल टियर 2 कोई दिन ऐसा गया जब आपको लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा मेरा? हाँ सर, ये टियर 2 के दौरान ही हुआ, क्योंकि टियर 1 से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। टियर 2 के दौरान मैंने टेस्ट सीरीज़ में मुझे अच्छा खासा अनुभव है, तो कुछ टेस्ट सीरीज़ ऐसी थी जिनमें क्वेश्चंस का लेवल ऐसा था, और वो क्वेश्चन कुछ नहीं थे, वो क्वांटम कैट या ऐसी जो स्टैंडर्ड बुक है उनके लेवल 2 के क्वेश्चन उन्होंने हूबहू उठा करके रख दिए थे। तो जब मैंने उन क्वेश्चंस को, उन मॉक्स को दिया, तो मेरा स्कोर मुझे याद है 16 अगस्त को मैंने मॉक दिया और मेरा स्कोर था 98। तो मैं छत पे गया और पापा डैडी पूछते थे स्कोर कितना बन रहा है,
तो अब उन्हें मैं क्या डिजिट बताऊँ, 98 बताऊँगा तो वो भी डिप्रेस हो जाएंगे या थोड़े परेशान हो जाएंगे कि 1 महीने बाद, 1 महीने भी नहीं बचे हैं पेपर के और इतना स्कोर बनना है। तो मैं कह देता था कि हाँ ठीक है 150 से ऊपर बनना है। मैं उनसे एट दैट टाइम मैं झूठ बोलता था लेकिन अब मैं तो अपनी रियलिटी जानता था। तो सर मैं 16 अगस्त को मैं छत पे रो रहा था और मैंने अपने दोस्त अभिषेक त्रिपाठी को फ़ोन किया, उसको पूरी स्थिति बताई। कहीं न कहीं फिर उसने मुझे कंसोल किया कि दूसरे मॉक दे के देखो, जिस मॉक को दे रहे हो उसको चेंज करो और तुम्हारी अच्छी तैयारी है। फिर मैंने दूसरे मॉक को दिए, उसमें मैंने कंपैरेटिवली अच्छा स्कोर किया। तो इससे मैंने यही चीज़ एक सीखी कि जो मॉक होते हैं उन पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें। क्योंकि मॉक में कई बार ऐसा होता है कि जो रियल पेपर होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं तो उसके साथ-साथ सरल क्वेश्चन भी हैं। आप सरल क्वेश्चन को कम टाइम में करते हो और अच्छे क्वेश्चन में जो टाइम बचाते हो वो कहीं न कहीं डिवोट करते हो और आप कर ले जाते हो। लेकिन मॉक में क्या होता है कि जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनके नंबर ज़्यादा होते हैं। सर मैं मैथ के जब मॉक देता था टियर 2 के, तो मैं पूरे पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाता था। मेरी अटेम्प्ट रेट होते थे वो 100 में से कभी 70 क्वेश्चन, कभी 75 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 100 में से 80 क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड देते थे और 20 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते थे। मतलब बच्चों को पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं मॉक होना है, मॉक यस का सर। स्कोर देख। और उसमें भी अपनी परसेंटाइल पे मैं फिर कहूँगा परसेंटाइल पे फोकस किया, क्योंकि मेरा स्कोर जब 98 भी होता था तब भी मेरी परसेंटाइल अराउंड 90 तो रहती ही थी। तो मैं फिर कहूँगा कि आप अपने मॉक स्कोर को मत देखो, आप अपने परसेंटाइल पे हमेशा फोकस करो, क्योंकि परसेंटाइल इज द थिंग विच मैटर्स अ लॉट। इट इज़ अ ओपन प्लेइंग फील्ड। जो पेपर आपके लिए है वही पेपर और 8 लाख बच्चों के लिए जो टियर 1 या फिर टियर 2 देने गए हैं। तो अगर जो पेपर आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, रिलेटिवली कट ऑफ कम जाएगी। आपके लिए इजी है तो सबके लिए इजी है। तो आप अपने परसेंटाइल पे फोकस करो, ना कि मॉक की स्कोर पर। राइट। अविनाश, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि Yes, sir. यूजुअली जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या आपके कुछ टारगेट्स होते थे, डेली, वीकली, मंथली काइंड ऑफ? यस सर, मैं टारगेट बेस्ड स्टडीज़ करता था। हालाँकि इट इज़ अ फैक्ट कि मैं अपने टारगेट कभी अचीव नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी मैं टारगेट बेस्ड स्टडीज़ करता था। क्योंकि जब आप अपना टारगेट सेट करते हो तो आप भले ही 100% टारगेट अचीव ना कर पाओ, लेकिन 60% 70% भी करते हो तो आपकी प्रिपरेशन एक लाइन से चलती है। मेरे टारगेट ऐसे होते थे कि मुझे इस वीक में 4 चैप्टर पूरे रिवाइज करने हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फॉर से। तो मेरा पूरा फोकस उस वीक में उन्हीं 4 चैप्टर पे होगा। ये बात अलग है कि मैं वीक के अंत तक सिर्फ 3 ही चैप्टर में खत्म कर पाया, लेकिन फिर मैं किसी चौथे 5वें चैप्टर की तरफ मैं नहीं देखूंगा। इस तरीके से मेरी वीकली टारगेट होते थे और फिर उन वीकली टारगेट को मैं डेली टारगेट में डिवाइड करता था। और इसके बाद मैंने एक और इनोवेटिव आइडिया किया था, वो ये था जाकर के कि मैं एक पेपर पे लिख लेता था कि मुझे 8:30 से 9, क्योंकि कई बार ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एसएससी जैसा एग्जाम देते हो। क्योंकि एसएससी एग्जाम में क्या है, आपको वोकैब भी पढ़नी है, आपको ग्रामर भी पढ़नी है, आपको मैथ्स में अर्थमेटिक भी करनी है, एडवांस भी करनी है, जीएस में पॉलिटी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, रीजनिंग अब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है। तो आपको फिर जब शाम होती है तो आप भूल जाते हो कि मैंने पॉलिटी की कि नहीं की। आपने पॉलिटी की, अरे आज मुझे हिस्ट्री करनी थी, हिस्ट्री रह गई। तो फिर मैं लिख लेता था जाकर के कि 8:30 से 9:30 आज मैंने पॉलिटी की। तो उससे एक ये होता था कि मेरा जो टारगेट है उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो कहीं ना कहीं मिस हो जाए। राइट। तो मैं डेली इस तरीके से अपना खुद के हैंड राइटिंग में 8:30 से 9:30 AM मैंने ये पढ़ा, फिर 9:30 से मैंने ये रेस्ट किया, फिर 10 से 11 मैंने मैथ लगाया। इस तरीके से आप अपना ब्लूप्रिंट बनाइए, तो इससे होगा क्या कि जो डाइवर्स सेक्शन है उसमें आपको कुछ छूटेगा नहीं। और इन द एंड हो सकता है कि आप अपना 100% टारगेट पूरे ना कर पाओ, लेकिन अगर जो आप 60% या 70% टारगेट भी पूरे करते हो, देन यू विल बी ऑन सेफ साइड। वेरी गुड। इसके अलावा अविनाश, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़, राइट? स्टडीज़ में आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी और आप बहुत इंटेंस थे। इसके अलावा कोई हॉबीज़? हाँ सर, इसके अलावा मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे फेवरेट सिंगर, उनकी कव्वालियाँ मैं अक्सर सुनता हूँ। इसके अलावा मुझे सोना बहुत पसंद है। मतलब मुझे खाली टाइम मिलता है। सोना, ये गोल्ड वाला सोना? नो 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 नो, अच्छा। पावर नैप। ओके, वेरी गुड। तो मुझे टाइम मिलता था और 2 घंटे मैंने पढ़ाई की, तो उसके बाद फिर मेरा एक ही काम है, मैं फिर चाहे आधे घंटे के लिए लेटो, चाहे 15 मिनट के लिए लेटो, मैं लेट जाऊँगा। हम लोग जितना है तो पढ़ाई करेंगे और या सो जाएंगे। सो जाएंगे। दैट्स ग्रेट। राइट अविनाश, एक और क्वेश्चन है भाई टियर 3 प्रिपरेशन के बारे में। आपके मार्क्स जरूर अभी डिक्लेयर नहीं हुए, बट मेरी उम्मीद है कि आप उसमें भी अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छी रैंक लाएंगे। टियर 3 की तैयारी आपने कैसे करी, क्या सोच था? यस, टियर 3 की तैयारी, हम लोगों का 12 सितंबर को पेपर था टायर 2, तो और 28 सितंबर आते-आते हम लोगों के मार्क्स कॉपी आ गई थी। तो हम लोगों के मार्क्स मालूम थे, तो कहीं न कहीं एक लैक्सिटी थी कि स्कोर अच्छा हो गया है, चलो थोड़े दिन तैयारी टाल देते हाँ, हैं। टियर 2 में कितना स्कोर आया आपका, ये तो पूछना ही भूल गया यस सर, टियर 2 में मेरे जो रॉ स्कोर था वो मैथ्स में 188 था और इंग्लिश में 187.5 था, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होकर के 192 पॉइंट समथिंग मैथ्स में एंड 193 पॉइंट समथिंग इंग्लिश में हो गया था। यस सर। तो जब टियर 2 हो गया था तो उसके बाद कुछ दिन तक हम लोगों ने पहले तो एक्चुअली टियर 2 और टियर 3 में इस बार टाइम भी काफ़ी था। 12 सितंबर को टियर 2 था और 29 दिसंबर को टियर 3 शेड्यूल था, तो वी हैड आई थिंक मोर देन 3 मंथ्स।
तो हम लोगों ने पहले पेपर रिजल्ट का इंतजार किया, आंसर की आ गई, स्कोर आ गया, तो फिर थोड़ी लैक्सिटी और प्रिवेल कर गई कि चलो अच्छा स्कोर आ गया है। लेकिन फिर नवंबर महीने से हम लोगों ने सिंसियरली जो है प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो करंट के, मुझे याद है मैंने 30 टॉपिक ऐसे पिक किए जो करंट में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस थे, चाहे प्लास्टिक बैन हो, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, इस तरीके के, पीएम किसान योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसके बाद फिर स्वच्छ भारत अभियान, इस तरीके के 30 टॉपिक हम लोगों ने उठाए। और उन टॉपिक को फिर मैंने पूजा मैम के ऑनलाइन वीडियोस जो एप्ट्रिक्सी क्लासेस में थे उनसे फीडबैक, उसके बाद 151 एसेस की बुक आती है अरेन पब्लिकेशन की, उसके, और उसके बाद फिर ऑनलाइन सोर्सेज, फॉर एग्जांपल पीएम किसान योजना देख रहा हूँ तो पीएम किसान योजना विकीपीडिया, तो वो कब लॉन्च हुई, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या टारगेट थे, पीएम मोदी ने उसके बारे में कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव रखा है, तो वो सारी बातें मिल जाती हैं। तो उन सब जो भी ऐसे पॉइंट्स थे, फॉर्डर पॉइंट थे, उनको फिर मैंने एक नोट्स में, एक कॉपी में उनके नोट्स बनाए। इस तरीके से करते मेरे पास 25 से 28 टॉपिक्स का एक अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे। इसके अलावा मैंने रैंकिंग पे इंडिया की जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इन पर ही फोकस किया कि कहीं ना कहीं अगर जो इनसे रिलेटेड कहीं भी कोई ऐसे आता है तो मैं इसको एज अ फॉर्डर पॉइंट इंक्लूड कर पाऊँ। कोटेशंस बहुत प्रिपेयर किए वुमन एम्पावरमेंट पे, सैनिटेशन पे और हेल्थ पे, क्योंकि उसमें पीएम आयुष्मान हेल्थ योजना लॉन्च हुई थी, जो उम्मीद थी कि आएगी, हालांकि वो नहीं आई। तो आपने लेटर्स और एस्से को लिख के प्रैक्टिस भी किया, किसी से चेक भी करवाया? यस सर, इसमें मेरा एक दोस्त है तो अभिषेक त्रिपाठी, तो जैसा कि मैंने बताया, तो उसके साथ हम दोनों लोग आपस में म्यूचुअली एक दूसरे कॉपी चेक कर लिया करते थे। और मैंने अराउंड आई थिंक 28 जो मैंने टॉपिक बताया, उन टॉपिक पे मैंने ऐसे सारे एक बार प्रैक्टिस भी कर लिए और 5 अच्छे लेटर लिखे थे। ओके, यस सर। तो आपका टियर 3 कैसा गया? मार्क्स नहीं आए फिर भी आपके हिसाब से? आई थिंक इट वाज क्वाइट गुड। हम जैसा कि ऐसे था, मैंने रिलेवेंसी पे भी विशेष फोकस किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन पूछा है तो मैं उसी के अराउंड रहूं, कोटेशन भी यूज किया, तो मुझे लगता है कि ठीक था और आई विल स्कोर 60 मार्क्स, ऐसी मेरी होप है। चलिए, आई होप सो यू स्कोर 70 प्लस मार्क्स, थैंक यू राइट? सर। ठीक है अविनाश, अब एक सवाल कि तैयारी के दौरान सोशल मीडिया पे आप एक्टिव थे, मतलब इंस्टाग्राम पे फोटो डालते थे, फेसबुक पे लड़ाई करते थे, ट्विटर पे कुछ बहसबाजी होती थी या नहीं? सर अभी तक मेरा व्हाट्सएप के अलावा किसी पर भी कोई अकाउंट नहीं है। आप नहीं हो फेसबुक, मैं इंस्टाग्राम कहीं भी? फेसबुक पे हूँ, ना इंस्टाग्राम पे, ना ट्विटर पे। आप तो बना लो। यस सर, अभी मैं सोच रहा हूँ कि बना लेता हूँ, लेकिन अभी तक सर मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे था, और व्हाट्सएप पे भी बहुत मैं रिस्ट्रिक्टेड था। अपने कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स थे और व्हाट्सएप पे हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा था, 2-3 दोस्त हैं जो कि दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कानपुर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ उन्नाव में हैं। तो उनमें हम लोग करते ये थे कि जैसे कि हम लोगों ने फ्री वीकली मॉक आया, तो फिर एक टारगेट होता था कि भाई चलो सब लोग मॉक दो और अपने अपने स्कोर उसमें पोस्ट करो। तो उससे एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं कंपटीशन जनरेट होता है, और एक दूसरे की कमियां आप बता सकते हो कि भाई आपका रीजनिंग सेक्शन वीक है, आपका इंग्लिश सेक्शन वीक है। तो उस पर्पज से भी मैंने व्हाट्सएप को यूज किया है और रिस्ट्रिक्टेड व्हाट्सएप यूज करता था। राइट। अविनाश, आपका कोई रोल मॉडल? हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। Yes, आपके हिसाब से आपका कौन रोल मॉडल है? सर इन लाइफ माय रोल मॉडल इज स्वामी विवेकानंद एंड अब्दुल कलाम साहब, ये मेरे 2 बिग रोल मॉडल हैं। इन यूपीएससी प्रिपरेशन विवेकानंद ने मुझे बहुत इंस्पायर किया जब मैं क्लास 9th और 10th में था। एट दैट टाइम ही वाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। तो उनका जो वे ऑफ डूइंग वर्क था, जैसे कि वो एक चौपाल लगाया करते थे तहसील में जा करके, दैट वाज अ वेरी यूनिक। उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, लेकिन मैंने वो वे ऑफ वर्किंग कहीं नहीं देखा। तो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान विवेकानंद और विशेषकर वो मुझे जो है काफ़ी इंस्पायर करते हैं। दैट्स वंडरफुल। यस सर। अविनाश, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, मुझे बहुत मज़ा आया आपको सुनने में, एक अच्छी एनर्जी और बहुत ही डिटेल में आपने चीज़ें बताई है। यस सर। एक आखिरी मैसेज जो आप एस्पिरेंट को देना चाहेंगे ताकि वो मोटिवेट नहीं, सुपर मोटिवेट हो, यस। और एसएससी जैसे एग्ज़ाम को जो आज की डेट में काफ़ी टफ है, राइट, उसको वो भी टॉप रैंक के साथ क्रैक करके अपनी एक ड्रीम जॉब हासिल करें। सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस 2018 के पूरे प्रोसेस से क्या सीखा, क्योंकि हम लोगों ने सिंसियरली तैयारी 1 अप्रैल 2018 से तैयारी शुरू की थी, और जो जाकर के 12 सितंबर 2019 को एंड हुई। उसके बाद से फिर हम लोगों ने थोड़ी पढ़ाई को, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी विद पेशेंस। एक्चुअली दीज आर द नेचुरल लॉस जिनके बारे में हमेशा सुनते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। लेकिन इन प्रिंसिपल्स को मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सच में अगर जो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो दीज थिंग्स रियली पे ऑफ। जो ये पूरा 2018 का प्रोसेस हुआ, इसमें कई सारे मेरे दोस्त थे जो कि आई थिंक दे वर वेल डिजर्विंग कैंडिडेट, लेकिन जो प्रोसेस डिले होता गया, उन्होंने अपना पेशेंस लूज किया, वो और एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो गए।
जो स्टेट के एग्ज़ाम है या बैंकिंग के एग्ज़ाम है, और अल्टीमेटली वो कहा करते थे कि एसएससी का प्रोसेस ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो लेकिन हम लोगों ने मैंने क्या किया, मैंने भरोसा किया पूरी प्रोसेस पे कि मुझे एक टाइम पे एक एग्जाम पे फोकस करना है। एटलीस्ट आई विल गिव माई वन फुल फ्लेश्ड अटेम्प्ट, उसके बाद क्या होता है मैं देखूंगा, सक्सेस होता है नहीं होता है, लेकिन मैं पहले टायर 2 तक या टायर 1 तक अपनी पूरा जो है मैं फुल फ्लेश्ड अटेम्प्ट दूंगा। तो वो मेरा पेशेंस, और उसके बाद जब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली डिले हो रहा था, तो उस दौरान मेरी कंसिस्टेंसी, वो जो एक कहानी है कि कछुआ और खरगोश, आप कछुआ बनिए, धीरे धीरे चलिए, एंड अल्टीमेटली यू विल विन द रेस। राइट, ये बहुत अच्छा मैसेज अविनाश आपका सारे एस्पिरेंट के लिए है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी एस्पिरेंट को अविनाश की स्ट्रैटेजी से बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विस्तार में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई, और उम्मीद करता हूँ आप जल्दी मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।